Hello student, today we will start chapter 17th Star and the Solar System class 8 Science। तो इसमें अब हम लोग जो हैं स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पहले यहाँ पे कुछ स्टोरी के उससे समझाया गया है। पहेली एंड बूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। पहेली और बूजो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और जो डिनर के बाद वो छत पे जाते हैं घर की। इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, और वहाँ की जो नाइट थी वो बिल्कुल क्लाउडलेस मतलब बिल्कुल क्लियर थी। दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई, और स्काई बिल्कुल साफ़ होने की वजह से वहाँ पे उनको बहुत सारे जो है ब्राइट स्टार्स दिख रहे थे। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। ऐसा उन्होंने अपने शहर में कभी भी नहीं देखा था। एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। ऐसा उन्होंने पहले अपने शहर में पहले कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पे जो है ये आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज़। पहली जो है बहुत आश्चर्यचकित होती है कि गांव के जो स्काई होते हैं वो शहर के स्काई से एकदम अलग क्यों होते हैं। हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन द बिग सिटीज़ इज़ रेयरली क्लियर। उसके जो हैं ग्रैंडफादर बताते हैं कि जो शहरों में जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, स्मोक्स मतलब धुआं और डस्ट होने के कारण जो है स्काई वहाँ के क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। तो पहली और बूझो वहाँ पे विलेज की जो स्काई को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार। कह रहा है लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क, अंधेरे में जो है स्काई को देखो, क्लियर नाइट यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ ए काउंटलेस स्टार। तो आपको स्काई में जो है अनगिनत सितारे दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, कुछ उसमें से जो है चमकते हुए होंगे और कुछ जो है चमकते हुए नहीं होंगे। ऑब्जर्व देम केयरफुली, उनको ध्यान से देखेंगे। डू ऑल ऑफ देम अपीयर्स टू ट्विंकल, क्या सभी जितने भी स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, तो कोई ऐसा भी स्टार है जो चमकता नहीं है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि चमक नहीं रहे हैं उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में जो मून होता है वो सबसे ज़्यादा चमकता है। द स्टार, द प्लैनेट्स एंड द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो जो आसमान में जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून होते हैं, उन सबको जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसमान में होते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब आसमान में दिखने वाले ऑब्जेक्ट, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिमिलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि क्या जितने भी आसमान में जो हमारे स्काई में ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिमिलर मतलब क्या एक से दिखाई देते हैं। तो जितने भी आसमान में ऑब्जेक्ट हैं, स्काई में ऑब्जेक्ट हैं, वो सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब एक से नहीं होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, उसको देखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे द मून। एक्टिविटी 17.1 ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट। कुछ रात लगातार हम लोग मून को देखेंगे, प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट, मतलब वन फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक हम लोग लगातार जो है मून को देखेंगे। मेक ए स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, और हर रात को मून का स्केच जो है अपनी नोटबुक में बनाएंगे। एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, और एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक के सारे डेज को नोट करेंगे। आल्सो नोट एवरी डे ऑफ द पार्ट ऑफ द स्काई
ईस्ट और वेस्ट। और ये भी नोट करेंगे कि वो जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो ईस्ट है कि वेस्ट है, इन विच द मून इज सीन, जहाँ पे मून हमें दिखाई दे रहा है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, तो क्या जो हमें मून दिखाई दे रहा है उसका जो शेप है वो लगातार हर दिन जो है क्या चेंज हो रहा है। आर देयर डे व्हेन द शेप्स ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड, क्या कोई ऐसा भी दिन है जब हमें जो मून दिखाई दे रहा है वो परफेक्टली राउंड मतलब पूरा हमको मून दिखाई दे रहा है। आर देयर डे व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन द स्काई इज़ क्लियर, जब आसमान बिल्कुल साफ हो तो क्या कोई ऐसा भी दिन है जब हमको मून नहीं दिखाई दे रहा है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे, तो जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है, पूरा मून हमें विजिबल होता है, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून डे बोलते हैं। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner, और उसके बाद क्या हो जाता है कि जो मून का साइज़ है, और जब हमें पूरा फुल मून दिखाई देता है उसके बाद जो अगर हम मून को लगातार कुछ रातों तक देखें तो वो जो है मून का जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, पतला होता चला जाता है, मतलब मून जो है थोड़ा थोड़ा थिनर होता चला जाता है। ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज़ नॉट विजिबल, और जब फुल मून डे से अगर हम काउंट करें तो जो 15वें दिन है वो मून हमको जो है नहीं दिखाई देता है। दिस इज़ नोन एज द न्यू मून डे, और इस दिन को हम लोग बोलते हैं न्यू मून डे। मतलब जब पहला फुल मून जब हमें दिखाई दिया था उससे लगातार अगर हम मतलब 15 दिन के बाद देखें तो हमें न्यू मून डे दिखाई देगा, और ये जो न्यू मून डे है ये इस वाले दिन जो है मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, और जिस दिन हमें ये न्यू मून डे दिखाई देगा उसके नेक्स्ट डे जो है मून का हमें केवल थोड़ा सा जो पार्ट है वो स्काई में दिखाई देता है। एंड दिस इज़ नोन एज द क्रीसेंट मून, और इसको हम लोग जब थोड़ा सा पोर्शन उसका दिखाई देता है उसको हम लोग क्रीसेंट मून बोलते हैं। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर एवरी डे, और उसके बाद हर एक दिन जो मून है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाता है। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून, और अगर हम न्यू मून डे जिस दिन दिखाई दिया था उसके जस्ट 15 मतलब 15वें दिन जो है हमें फुल मून वापस दिखाई देता है, जिसमें कि हम मून को पूरा देख सकते हैं। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। तो ये पूरे महीने जो है मतलब फुल मून से लेके न्यू मून और न्यू मून से लेके फुल मून तक की जो इसकी अलग अलग मून की शेप्स होती हैं उनको हम लोग फेजेस ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। उनको क्या बोलेंगे, फेजेस ऑफ द मून, मतलब जिसमें कि मून की अलग अलग शेप्स हमें दिखाई देती हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डे, मतलब एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच का जो टाइम होता है वो 29 डेज से कुछ ज़्यादा होता है। तो ये इसका जो टाइम होता है 29 डेज से स्लाइटली लॉन्गर, मतलब अगर इसको एग्जैक्टली देखें तो 29 डेज 12 आवर और 44 मिनट्स के बराबर ये होता है। इन मेनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ, बहुत सारे कैलेंडर्स में ये जो फुल मून से लेके अगेन फुल मून तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको ही मंथ कहा जाता है, जिसको हम लोग ल्यूनर मंथ के नाम से भी जानते हैं। व्हाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। अब यहाँ पे बूझो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो मून है वो अपने शेप्स को एवरी डे क्यों चेंज करता है, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून ऑकर्स। अब हम देखेंगे कि ये जो मून के हमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं जिसको कि हम लोग फेजेस ऑफ द मून भी कहते हैं, ये जो है क्यों होते हैं। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 16 दैट मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। हमने जो है चैप्टर 16 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वेयर एज द सन एंड अदर स्टार डू, और जो सन और या फिर दूसरे स्टार्स होते हैं इनकी अपनी लाइट होती है। वी सी द मून बिकॉज द सन लाइट फॉलिंग ऑन इट, हम जो है मून को तभी देख पाते हैं क्योंकि सन की लाइट उस पर पड़ती है एंड गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, और जो सन की लाइट मून में पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके हमारे पास तक आती है
तभी हम मून को देख पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये सन की जो रेज हैं इसमें पड़ रही हैं मून पे और ये रिफ्लेक्ट होके जो है जब आ रही हैं तो ये जो है हमें मून दिखाई देता है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अस। तो हम मून का सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जिसमें कि सन की लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारे पास तक आती हैं। अब यहाँ पे हमारी बुक में एक्टिविटीज़ 17.2 जो है वो समझाई गई है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया है टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर। एक हमें बड़ा सा बॉल या फिर कोई भी पिक्चर जैसा लेना है। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक, उसको आधा जो है हमें ब्लैक कलर करना है और आधा वाइट। गो आउट इनटू द ग्राउंड प्ले ग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ आपको ग्राउंड में जाना है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर, और 2 मीटर का हमें ग्राउंड में रेडियस ड्रॉ करना है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट, और जो हमने सर्कल डिवाइड किया है उसको हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसा कि हमें फिगर 17.4 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये है जो हमारा फिगर है 17.4 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है और इस सर्कल को जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या करना है, हमें जो सर्कल है उसके एकदम सेंटर में खड़ा होना है। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, और अपने एक फ्रेंड को कहना है कि वो जो है बॉल को लेके जो है आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, और अपने फ्रेंड से कहना है कि बॉल को लेके उस सर्कल के अलग अलग पॉइंट्स पे जाना है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी in the morning then the white portion of the wall should be kept toward the east। अगर आप ये एक्टिविटी जो है वो मॉर्निंग के समय कर रहे हैं तो इसका जो वाइट पोर्शन है वो आपको ईस्ट की तरफ रखना है। इफ़ द एक्टिविटी इज बीइंग टू परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, अगर ये आप आफ्टरनून में कर रहे हैं देन द वाइट पोर्शन ऑफ द वॉल शुड बी केप्ट टूवर्ड द वेस्ट, तभी हमको वेस्ट की तरफ रखनी है। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल, और हर केस में जो लाइन है जो कि वाइट और ब्लैक के बीच में है उसको हमें वर्टिकल रखनी है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द वॉल, और बिल्कुल सेंटर में खड़े होके हमें उसको जो है वाइट पोर्शन को देखना है। वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट ऑन द सर्कल मार्क्ड अर्लियर, ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट। अब आप जो वाइट पोर्शन को देख पा रहे हो उसको ड्रॉ करना है। कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एज सून इन द फिगर 17.5, और जो मून की जो फेजेस जो दिखाई गई थी ड्राइंग उससे अब आपको अपनी ड्राइंग को कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आपने ड्रॉ किया है वो आपको बिल्कुल ड्राइंग मून के फेजेस की जैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फेज, यहाँ पे जो है अलग अलग मून की जो है शेप्स दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे देखते हैं, रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो मून के साथ साथ में ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कहने का मतलब ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और उसी समय जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब इस पिक्चर को पूरा देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मतलब कि जिस समय फुल मून होता है क्या उस दिन आप सन मून और अर्थ की पोजीशन बता सकते हैं। स्केच दिस पोजीशन इन योर नोटबुक, तो आपको जितनी भी मून की पोजीशन है वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून, आप जो है स्काई में किस दिन जो है फुल मून देखते हैं। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे, मतलब अर्थ से अगर हम मून को देखते हैं तो उसका जो थोड़ा थोड़ा जो मून का साइज़ है वो रोज़ जो है इंक्रीज होता जाता है। आफ्टर ए न्यू मून डे, न्यू मून के बाद में, आफ्टर द फुल मून डे, और फुल मून के बाद द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन एवरी डे, और जो फुल मून के बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारे मून का जो पार्ट है वो रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है वो कम होता चला जाता है। आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज़ इट ट्रू। पहली कह रही है कि हमने ऐसा सुना है कि हम मून का जो बैक साइड है वो
अर्थ से नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उसका पीछे का पोर्शन है उसमें सनलाइट नहीं पड़ती है, इस कारण जो है हम मून का जो है बैक साइड नहीं देख पाते हैं। अब आती है एक्टिविटी 17.3। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन ए ग्राउंड। हमको एक ग्राउंड में एक जो है सर्किल बनाना है जिसका कि डायमीटर जो है वो 1 मीटर हो। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और एक फ्रेंड को इसके बिल्कुल सेंटर पे खड़े रहने को कहना है। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड हिम। आपको अपने फ्रेंड के चारों तरफ जो है यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाना है दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स हिम, जिससे कि आपका फेस जो है आपके फ्रेंड की तरफ हो। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक। तो क्या आपका जो फ्रेंड है वो आपका बैक साइड देख सकता है। हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में आपके कितने रोटेशन होते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए सिमिलर मैनर। और जिस तरह से आपने ये एक्टिविटी देखी उसी सिमिलर मैनर में जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। द मून कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस एज इट्स कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जिस समय मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ 1 रेवोल्यूशन जो है पूरा करता है, उसी समय वो अपना खुद का जो है रोटेशन भी पूरा कर लेता है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है। रोटेशन मतलब होता है अपनी ही एक्सेस के चारों तरफ घूमना। मतलब किसी जैसे कि मून है, मून अगर अपनी ही एक्सेस के चारों तरफ घूम रहा है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है, अगर ये अर्थ है और मून जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाना वो रेवोल्यूशन कहलाता है और अपनी ही एक्सेस के चारों तरफ घूमना रोटेशन कहलाता है। द मून सरफेस। अब मून की सरफेस कैसी होती है। द मून इज़ ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द पोएट एंड स्टोरी टेलर। मतलब जैसा कि लोग कहानियों में और स्टोरी में जो मून की सुंदरता की बात कहते हैं। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट मून पे पहुंचे दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ की जो मून की सरफेस थी वो बहुत ही डस्टी मतलब बहुत गंदी थी और बैरन थी। देयर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइड। क्रेटर्स मतलब होल, यहाँ पे जो है अलग अलग साइज़ के बहुत सारे गड्ढे थे। इट आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। स्टीप मतलब बिल्कुल सीधे, यहाँ पे जो है बहुत एकदम सीधे बहुत हाई माउंटेन्स थे, जैसे कि हमारे जो है अर्थ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह है, इससे भी बड़े बड़े वहाँ माउंटेन्स थे। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन और द अर्थ। और कुछ जो थे माउंटेन्स इतने बड़े थे जितना कि हाईएस्ट माउंटेन हमारा अर्थ पे होता है। तो यहाँ पे ये 17.7 वाले फिगर में सरफेस ऑफ द मून दिखाया गया है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारी जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर होती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो मून में जो है कोई भी एयर नहीं होती है और वहाँ कोई किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इट हैज़ नो वाटर। वहाँ पे पानी भी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। जब वहाँ पे ना तो एयर है ना वाटर है तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी तरह की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि किसी भी लाइफ को जो है रहने के लिए एयर और वाटर दोनों चाहिए होते हैं। अब बूझो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है, कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। क्या हम मून में कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि एयर होती है। मून में एयर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे हम किसी भी तरह की जो है साउंड सुन नहीं सकते हैं। वी लर्नड इन चैप्टर 17 द साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम। देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। इस तो हम मून पे किसी भी आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरह का मीडियम नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। डिड यू नो मतलब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो है 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है मून में उसने सबसे पहले पहुँचा। और उसके बाद जो थे वो थे एडविन एल्ड्रिन जो थे वो उसके बाद जो है मून पे पहुँचे। इसके बाद आता है द स्टार्स। व्हाट अदर
ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? नाइट स्काई में आप और कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट देखते हैं स्काई में? देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अगर हम आकाश में रात को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में स्टार्स दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट। डार्क नाइट में हमको बहुत ध्यान से देखना है। एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइटेड। तो क्या जितने भी स्टार्स हम देख रहे हैं क्या वे जो है इक्वली मतलब एक से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं? आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या उन सब का कलर एक सा है? इन फैक्ट स्टार इमिट्स लाइट्स ऑफ देयर ओन। वास्तव में जो है जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की अपनी रोशनी होती है। द सन इज आल्सो स्टार। और जो सन है वो खुद भी एक स्टार है। वाई डज इट अपीयर्स सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार? और जो हम दूसरे स्टार्स जो स्काई में देखते हैं बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन जो है ये भी एक स्टार है पर वो हमको इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? विच अपीयर्स विगर ए फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू और ए फुटबॉल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच अपीयर्स बिगर, आपको क्या चीज़ बड़ी दिखाई देगी? ए फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू, एक फुटबॉल जो आपके पास रखी है, और फुटबॉल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, या फिर कोई भी फुटबॉल जो है 100 मीटर की दूरी पे रखी है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे देन द सन। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया तो जो बॉल दूर रखी है वो हमें छोटी दिखाई देगी। उसी तरह से जो स्टार्स हैं वो जो है मिलियंस टाइम्स जो हैं दूर हैं सन के। मतलब सन जो है वो अर्थ के पास है, बाकी दूसरे स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर्स टू अस लाइक ए पॉइंट। इसीलिए जो दूसरे स्टार्स हैं वो हमें पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा होता है। द सन इज़ रियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन की जो अर्थ से दूरी है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। द नेक्स्ट नियरर स्टार इज़ अल्फा सेंचुरी। और अर्थ से जो सबसे पास है वो सन है और उसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी। इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसकी जो डिस्टेंस है वो 40 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर है। किसकी? अर्थ से अल्फा सेंचुरी की दूरी। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर? तो कह रहा है क्या आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर में पढ़ सकते हैं? कन्वेंशनली मतलब आराम से। सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। अब इससे भी ज़्यादा दूरी पर और भी स्टार्स होते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। तो ऐसी बड़ी यूनिट जिसको कि हम जो है आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, इस दूरी को जो है पढ़ने के लिए हम लोग एक नई यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको कि लाइट ईयर बोलते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए लाइट इन 1 ईयर। ये जो 1 लाइट ईयर है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि लाइट है वो 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light year. तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितनी ज़्यादा है। If light from stars takes years to reach us, मतलब अगर if the light from the stars takes years to reach us, लाइट को स्टार से हमारे पास तक आने में अगर सालों लग जाते हैं। आई वंडर इफ़ वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट द स्टार। मतलब कि हम लोग जब स्टार को देख रहे हैं मतलब उसके पास्ट को देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के समय हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वाई आर दे विजुअल ओनली नाइट। केवल नाइट के समय ही, रात में ही क्यों हम स्टार्स को देख पाते हैं? हमें मतलब दिन के समय स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं, केवल रात में ही हम स्टार्स को क्यों देख पाते हैं, उसको हम लोग जो है आगे देखेंगे। इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो। कह रहा वास्तव में ये जो स्टार्स हैं वो दिन के समय भी स्काई में होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी जो सनलाइट की वजह से वो हमें दिन के समय दिखाई नहीं देते हैं।
केवल रात के समय दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार कह रहा है कि हम जो कुछ प्रोमिनेंट स्टार है उनको देखेंगे और एक ग्रुप ऑफ स्टार या फिर जो स्टार ग्रुप में एक साथ होते हैं इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। वॉट डू यू फाइंड, तो आप क्या देखते हैं? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, तो आपको क्या ये जो स्टार्स की जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंज दिखाई देता है? डू यू फाइंड दैट स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जो है मूव कर रहे हैं? स्टार्स विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, एक ऐसा स्टार जो कि ईस्ट की में जो है ईस्ट इन द इवनिंग, ए स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो कि इवनिंग में ईस्ट में निकलता है। सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, वो जो वेस्ट में जो है सुबह सुबह जो है सेट हो जाता है। वाई डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव क्यों करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक्टिविटी 17.4 देखते हैं। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द बिग रूम, एक बहुत बड़े रूम में हमें सेंटर में खड़ा होना है एंड स्टार्ट रोटेटिंग, और अपने चारों तरफ चक्कर लगाना है। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर्स टू मूव, तो जिस समय हम अपने चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो रूम में रखे ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर motion? पहली recall that when she is in the moving train, the nearby tree and the building appears to move in the backward direction. पहली कह रही है कि जब वो मूविंग ट्रेन में होती है, जब ट्रेन में बैठी होती है और ट्रेन जो है मूव कर रही होती है, the nearby trees and building appears to move in the backward direction, तो वो जो उस अगर ट्रेन से बाहर पेड़ों को या बिल्डिंग को देखती है तो वो उनकी जो बिल्डिंग्स और जो ट्री की जो मूव होने की जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है। इफ़ द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसी कारण कि अगर स्टार्स जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, कुड इट मीन्स द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका मतलब यही है कि उसी लिए यही कारण है कि अर्थ जो है हमें वेस्ट से ईस्ट में घूमती हुई दिखाई देती है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो वो जो कह रहा है अब हमको समझ में आ गया कि ये जो सन है वो ईस्ट में जो है राइज होता है और वेस्ट में जो है वो क्या होता है, सेट होता है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सेस, और जो अर्थ है वो अपने एक्सेस के चारों तरफ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके बाद का पोर्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।